जरा अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। सोचो तुम एक पुराने शांत गलियारे में चल रहे हो। सारी दीवारें एक अजीब से अंधेरे में लिपटी हुई हैं, लेकिन कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी की झलक तुम्हारी तरफ बुला रही है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक दरवाजे के सामने हो, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हें एक ऐसे संसार में ले जाने वाला है जहां तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ और तुम्हारी तस्वीर अपने आप ही बदलने वाली है। यह कोई आम दरवाजा नहीं है, यह है भ्रम का द्वार। हमारी जिंदगी चाहे जितनी भी असली लगे, भ्रमों से भरी हुई है। ऐसे भ्रम जो हमने अपने लिए बनाए या जो हमारे दिमाग ने खुद रचे ताकि हम जीवित रह सकें। कई बार ये भ्रम हमें सुकून देते हैं और कई बार हमें अंधेरों की गहराइयों में धकेल देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इन भ्रमों को पहचानते भी नहीं, क्योंकि ये इतने स्वाभाविक लगते हैं जैसे सांस लेना। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें जो दिखाता है वह असल में सच है भी या सिर्फ एक छना हुआ रूप? तुम्हारी जिंदगी के फैसले क्या वे तुम लेते हो या तुम्हारे अवचेतन ने पहले ही तय कर लिया होता है? तुम्हारा आत्मबोध, यह जो तुम कहते हो मैं कौन हूं, क्या वह एक सच है या सिर्फ एक कहानी जो तुम्हारा दिमाग लिखता है बार बार, हर दिन? ये सवाल अजीब लग सकते हैं, थोड़ा असहज भी, लेकिन आज रात हम इन्हीं भ्रमों का सौबर करेंगे। हर भ्रम एक नया दरवाजा होगा जहां तुम्हारी समझ और भी गहरी होती जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे तुम अपने ही दिमाग के अंदर चल रहे हो और हर कदम पर एक नया सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समझना जरूरी है कि भ्रम अपने आप में बुराई नहीं है। भ्रम ही वे धागे हैं जो हमारे दिनचर्या को जोड़कर रखते हैं। सोचो, अगर तुम्हें हर वक्त यह महसूस होता कि तुम नियंत्रण में नहीं हो, या तुम्हारी पहचान सिर्फ एक नाजुक कहानी है, या तुम्हारी नैतिकता बस एक सांस्कृतिक खेल है, तो जिंदगी कितनी बोझिल लगती। ये भ्रम हमें धोखे का सुकून देते हैं, लेकिन साथ ही ये भ्रम हमें सच्चाई से दूर भी कर देते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना करो, तुम एक व्यस्त सड़क पर चल रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम ही अपने कदमों को नियंत्रित कर रहे हो, तुम ही तय कर रहे हो किस तरफ जाओ। लेकिन हकीकत में तुम्हारा अवचेतन पहले ही तुम्हारा रास्ता तय कर चुका है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हें यह भ्रम दे रहा है कि यह फैसला मैंने लिया, और तुम खुश हो जाते हो क्योंकि नियंत्रण की भावना तुम्हारे लिए जरूरी है। यह है भ्रम का पहला उपहार, तुम्हें वह सुकून देना जो तुम्हें जीने के लिए चाहिए। इस यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि तुम्हारा हर तथाकथित चयन एक बारीकी से गढ़ा गया भ्रम हो सकता है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा सही और गलत का भाव, तुम्हारा भरोसा, सब कुछ एक दर्पण भवन की तरह है जहां तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन वह असल तुम नहीं हो। और इस दर्पण भूल भुलैया से गुजरते हुए तुम समझते हो कि हर प्रतिबिंब, हर तस्वीर तुम्हारी वास्तविकता का एक अलग रूप है। अब थोड़ा ठहरते हैं, एक गहरी सांस लो और चिंतन करो। जब तुम्हें आखिरी बार यह महसूस हुआ था कि तुम अपनी जिंदगी के पूरे नियंत्रण में हो, क्या वह भावना सच थी या सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हें शांत कर रहा था? भ्रमों के बिना इंसान शायद जीवित रह भी नहीं पाता। विकास ने हमें ये उपहार दिए हैं। जैसे एक सैनिक को युद्ध भूमि में एड्रेनालिन मिलता है ताकि वह डरते हुए भी लड़ सके, वैसे ही भ्रम हमें मानसिक स्पष्टता देते हैं, या शायद मानसिक धोखा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए एक कहानी लिखता है जो तुम्हारी जिंदगी को सुसंगत बनाता है, चाहे वह कहानी कितनी भी सच हो या ना हो। यह सोचना ही कितना अजीब है कि तुम्हारी पहचान भी एक भ्रम हो सकती है। क्या तुम वही हो जो तुम अपने आप को कहते हो, या तुम वही हो जो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कहते हैं? और अगर तुम अलग अलग लोगों के साथ अलग संस्करणों में बदल जाते हो तो असली तुम कौन हो? भ्रम एक और खतरनाक उपहार भी देते हैं, निश्चितता। इंसान को निश्चितता चाहिए होती है क्योंकि अनिश्चितता हमेशा दर्द देती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें सुकून मिलता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नैतिकता सार्वभौमिक है, तुम्हें एक उद्देश्य का भाव मिलता है। लेकिन हकीकत में शायद यह सब भ्रम ही है। मैं तुम्हें एक उपमा देता हूं। कल्पना करो तुम एक रंगमंच का नाटक देख रहे हो। मंच पर तेज रोशनियां हैं, कलाकार तयशुदा संवाद बोल रहे हैं और तुम पूरी तरह उसमें डूबे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि यह सब सच है, भावनाएं, संघर्ष, विजय। लेकिन अगर तुम पर्दे के पीछे जाओ तो तुम्हें सिर्फ सजावट, उपकरण और अभ्यास करते कलाकार मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो सकती है, एक खूबसूरती से सजाया गया नाटक जिसका असली पर्दा पीछे तुम कभी नहीं देखते।
भ्रम वही मंच प्रकाश हैं जो तुम्हें सच्चाई की सख्त किनारों से भटका देते हैं। अब एक पल के लिए सोचो कि यह भ्रम टूट जाए, तुम्हारी आंखों के सामने वह पर्दा उठ जाए। तुम अचानक देख लो कि तुम्हारा नियंत्रण एक मिथक था, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा एक चाल थी और तुम्हारी पहचान एक नाजुक कहानी। कैसा लगेगा? डर या शायद एक अजीब सा सुकून? इस रात की यात्रा में हम भ्रमों को तोड़ने नहीं जा रहे, हम बस उनके पीछे झांकेंगे, उनकी कहानी समझेंगे। क्योंकि कभी कभी सच्चाई को सीधे देखना खतरनाक होता है, लेकिन भ्रमों को समझना वह उपचारकारी भी हो सकता है। और जैसे तुम्हारी आंखें थोड़ी भारी होती जा रही हैं और तुम्हारी सांसें धीमी हो रही हैं, वैसे ही तुम्हें लग रहा होगा कि यह सफर तुम्हें एक नई जगह ले जा रहा है। तुम तैयार हो दरवाजा खोलने के लिए? तो आओ, चलो इस पहले भ्रम से गुजरें। अगर नियंत्रण मन के भ्रमों का पहला उपहार है, तो क्या होता है जब हमें एहसास होता है कि नियंत्रण खुद एक मृग तृष्णा से ज्यादा कुछ नहीं? और इस विचार के साथ हम अपना पहला कदम रखते हैं। नियंत्रण का भ्रम। जरा अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दो। तुमने उससे कब तय किया था, तेज या धीमे धड़कने के लिए? तुम्हारी सांस, तुम्हें लगता है कि तुम उसे सचेत रूप से नियंत्रित करते हो, लेकिन असल में तुम्हारा शरीर अपने आप चलता है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी तंत्रिका प्रणाली, तुम्हारे अंदर के असंख्य छिपे हुए प्रक्रियाएं, ये सब तुम्हारी जिंदगी को बिना तुमसे पूछे संभाल रही हैं। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम ही अपने अस्तित्व के कप्तान हो। यही है नियंत्रण का भ्रम। इंसान का दिमाग एक अजीब चीज है। उसे निश्चितता चाहिए होती है। उसे यह लगना चाहिए कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है, अपने वातावरण को प्रभावित कर रहा है और अपनी नियति का मालिक है। यह भावना, यह सुकून कि तुम नियंत्रण में हो, हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। कई बार हम सिर्फ यात्री होते हैं और हमारा अवचेतन या बाहरी प्रणालियां हमें दिशा दे रही होती हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी कसीनो में प्रवेश करता है। वह पासे की मेज के पास जाता है और पासों को पूरी शिद्दत से फेंकता है। अगर उसे लगता है कि उसका फेंकना जोरदार है तो शायद बड़ा अंक आएगा। अगर वह हल्का फेंकता है तो शायद छोटा अंक। लेकिन सच क्या है? पासे की अनिश्चितता तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और फिर भी उस आदमी के चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान होती है, जैसे उसने अपना भाग्य खुद बनाया हो। यही है नियंत्रण का भ्रम। हर रोज हम अपने छोटे छोटे फैसलों में इसी भ्रम के शिकार होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने आज वे कपड़े सचेत रूप से चुने, लेकिन तुम्हारी पसंद पहले ही तुम्हारे मूड, तुम्हारी नींद की गुणवत्ता, तुम्हारे अवचेतन जुड़ाव और संस्कृति के सूक्ष्म संकेतों ने तय कर दी थी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का बड़ा फैसला, जैसे करियर चुनना, सिर्फ तुम्हारी स्वतंत्र सोच का नतीजा था। लेकिन अगर तुम सच में पीछे देखो तो पाओगे कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी असुरक्षाएं और तुम्हारे अवचेतन पूर्वाग्रहों ने तुम्हें उस रास्ते पर धकेल दिया। और तुम बस उस कहानी के नायक बन गए जो तुम्हारा दिमाग पहले ही लिख चुका था। नियंत्रण का भ्रम एक और स्तर पर भी काम करता है, भावनाओं के साथ। तुम्हें लगता है कि तुम अपने गुस्से को नियंत्रित करते हो, अपने दुख को, अपनी खुशी को। लेकिन कभी नोटिस किया है कि गुस्सा कभी बिना चेतावनी के आ जाता है? या कभी बिना वजह तुम अचानक उदास हो जाते हो? तुम्हारा दिमाग तुम्हें बस बाद में एक कहानी सुनाता है, एक औचित्य देता है। मैं गुस्से में था क्योंकि ट्रैफिक था, मैं उदास हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। लेकिन असल में वह भावना तो तुम्हारे अवचेतन ने पहले ही जगा दी थी। तुम्हारा सचेत मन सिर्फ उसके पीछे एक कारण गढ़ता है, जैसे एक कलाकार जो खाली कैनवास को कहानी से भर दे। और यह सिर्फ छोटे उदाहरण नहीं है। अगर तुम मानव इतिहास देखो तो पाओगे कि समाज भी इसी भ्रम के शिकार होते हैं। राजा, सेनापति और नेता हमेशा कहते आए हैं, हम नियंत्रण में हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी महामारी, एक जलवायु परिवर्तन या एक आकस्मिक घटना पूरी सभ्यताओं को गिरा देती है। नियंत्रण का भ्रम सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह पूरी मानवता के साथ है। जरा कल्पना करो, तुम एक शतरंज की बिसात के सामने बैठे हो। तुम्हें लगता है तुम चालें चल रहे हो, तुम रणनीतियां तय कर रहे हो। लेकिन असल में तुम्हें ना यह पता है कि प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल क्या होगी, ना यह पता है कि तुम्हारी अपनी योजना तुम्हारे दिमाग के अवचेतन पूर्वाग्रहों पर आधारित है। तुम्हें लगता है तुम नियंत्रण में हो, लेकिन शायद तुम बस एक बड़े खेल के खिलाड़ी हो जिसका परिणाम पहले ही तय है। यह नियंत्रण का भ्रम एक और सूक्ष्म काम करता है, तुम्हें चिंता और डर से बचाता है। सोचो, अगर तुम्हें हर वक्त एहसास हो कि तुम्हारी जिंदगी का 90% संयोग और अनिश्चितता पर आधारित है, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सेहत, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ,
अगर तुम्हें यह सच हर समय दिखाई दे तो तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य बिखर जाएगा। इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक सुकूनदायक भ्रम देता है। चिंता मत करो, तुम ही स्टीयरिंग व्हील चला रहे हो। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग याद आता है। प्रतिभागियों को एक बटन दिया गया जो कथित रूप से एक बत्ती को नियंत्रित करता था। कभी कभी बटन दबाने पर बत्ती जलती थी, कभी कभी नहीं। हकीकत यह थी कि बत्ती यादृच्छिक अंतराल पर ऑन और ऑफ हो रही थी और बटन का कोई असर नहीं था। लेकिन जब उनसे पूछा गया, 70% लोगों ने कहा, हां मेरी टाइमिंग मायने रखती है, मैंने पैटर्न समझ लिया। यही है नियंत्रण का भ्रम अपने सबसे शुद्ध रूप में। इंसान को लगता है कि वह अनिश्चितता को काबू कर रहा है, इवन जब अनिश्चितता अपनी ही दुनिया में चल रही होती है। थोड़ा ठहरो और चिंतन करो। तुम्हारी जिंदगी के कौन से हिस्सों में तुम्हें लगता है तुम पूरे नियंत्रण में हो? और क्या वह भावना सच है या सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचा रहा है? नियंत्रण का भ्रम खतरनाक भी हो सकता है। कभी कभी हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है कि हम अपराध बोध और शर्म के बोझ से दब जाते हैं जब चीजें गलत हो जाती हैं। एक विद्यार्थी कहता है, मैं असफल हुआ मतलब मैं ही कमजोर हूं। लेकिन वह नहीं समझता कि उसका माहौल, उसकी सेहत और कई आकस्मिक परिस्थितियों ने उसके प्रदर्शन को प्रभावित किया। एक रोगी सोचता है, मैं बीमार हो गया, यह मेरी गलती है। लेकिन हकीकत में उसकी जीन या पर्यावरण जिम्मेदार थे। यह भ्रम कभी कभी अनावश्यक पीड़ा पैदा करता है। लेकिन एक विरोधाभास यह भी है कि बिना इस भ्रम के हम ज्यादा असहाय महसूस करेंगे। अगर तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम कुछ नियंत्रित कर सकते हो तो तुम शायद प्रयास ही नहीं करोगे। यह एक नाजुक संतुलन है। भ्रम तुम्हें आशा देता है, लेकिन कभी कभी वही तुम्हें अनावश्यक पीड़ा भी देता है। सोचो, एक नाविक समुद्र के बीच में है। उसके हाथ में एक छोटी सी स्टीयरिंग है। उसे लगता है कि वह स्टीयरिंग से अपने जहाज की दिशा नियंत्रित कर रहा है, लेकिन असल में समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें और हवा ही उसके रास्ते का फैसला करती हैं। लेकिन अगर नाविक को पता हो कि उसकी स्टीयरिंग बेकार है तो शायद वह संघर्ष करना ही छोड़ दे। यह स्टीयरिंग का भ्रम उसे लड़ने की हिम्मत देता है। तुम्हारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारे छोटे छोटे स्टीयरिंग कार्य तुम्हें एक सुकून देते हैं, लेकिन समुद्र की लहरें, अनिश्चितता, अवचेतन प्रेरणाएं और संयोग तुम्हारा असली रास्ता तय करते हैं। और जैसे ही तुम्हारी सांसें थोड़ी और धीमी हो रही हैं और तुम्हारा दिमाग इस बात को आत्मसात कर रहा है, एक शांति तुम्हारे भीतर उभरने लगती है। क्योंकि एक बार जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा नियंत्रण सीमित है, तुम्हारी चिंता भी हल्की हो जाती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हें हर चीज नियंत्रित नहीं करनी, तुम्हें बस प्रवाह के साथ चलना है। अब सोचो, अगर तुम्हारी पसंदें भी भ्रामक हैं तो तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा का क्या होगा? क्या वह भी एक चाल है? और इस विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले दरवाजे की ओर। स्वतंत्र इच्छा का मृग तृष्णा। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक पल के लिए याद करो, तुमने इस वीडियो को देखने का फैसला कैसे लिया? शायद तुम अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे, एक थंबनेल तुम्हारी नजर में आया और तुमने सोचा, हां यह दिलचस्प लग रहा है। तुमने क्लिक किया। लेकिन मैं तुमसे एक अजीब सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने वाकई सचेत रूप से यह फैसला लिया, या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए पहले ही तय कर चुका था और तुम सिर्फ उस फैसले के बाद एक औचित्य दे रहे हो? यही है स्वतंत्र इच्छा का मृग तृष्णा। इंसान हमेशा ये मानते आए हैं कि उनके पास अपना रास्ता चुनने की आजादी है। हम कहते हैं, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। हम अपनी पसंद पर गर्व महसूस करते हैं, करियर, रिश्ते, विश्वास, छोटी मोटी रोजमर्रा की आदतें। लेकिन जब तुम थोड़ी और गहराई से सोचते हो तो एक विचलित कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। शायद स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, सिर्फ एक भ्रम है। विज्ञान और दर्शन दोनों ने इस राज पर सवाल उठाए हैं। न्यूरोसाइंस के कुछ प्रयोग दिखाते हैं कि जब तुम कोई फैसला लेते हो, जैसे अपना हाथ उठाना या बटन दबाना, तुम्हारी मस्तिष्क गतिविधि तुम्हारे फैसले से अवगत होने के कुछ सेकंड पहले ही शुरू हो जाती है। मतलब तुम्हारा दिमाग तुम्हें फैसला लेने से पहले ही वह फैसला बना चुका होता है। तुम्हारा सचेत मन बस बाद में उसे लेबल कर देता है, हां ये मैंने चुना। लेकिन असल में तुम्हारी पसंद तो अवचेतन ने पहले ही कर ली थी। सोचो जरा, तुम एक कॉफी शॉप में खड़े हो और तुम्हें दो विकल्प दिए जाते हैं, एक कैपुचिनो या एक ब्लैक कॉफी। तुम चुनते हो कैपुचिनो। तुम्हें लगता है कि तुमने सचेत रूप से तय किया।
लेकिन क्या पता तुम्हारे अवचेतन ने तुम्हारा मूड, तुम्हारी नींद की गुणवत्ता, तुम्हारी पुरानी यादें और तुम्हारे शरीर की कैफीन की चाहत को पहले ही गिनकर तुम्हें कैपुचिनो की ओर धकेल दिया हो, और तुम बस उसके बाद एक कहानी बनाते हो। हाँ, कैपुचिनो का मूड था। यही है स्वतंत्र इच्छा का मृग तृष्णा, एक सुंदर, सुकून देने वाला भ्रम जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम अपने फैसलों के मालिक हो, जबकि असल में तुम्हारा अवचेतन, तुम्हारी जीव विज्ञान और तुम्हारा वातावरण तुम्हारा रास्ता लिख रहे होते हैं। दर्शन में भी इस पर बहुत चर्चा हुई है। सोचो, अगर सब कुछ कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला का नतीजा है, जैसे डोमिनोज एक के बाद एक गिरते हैं, तो तुम्हारी पसंद भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। तुम्हारे बचपन के अनुभव, तुम्हारे जीन, तुम्हारा वातावरण, यह सब तुम्हारी सोच और तुम्हारे कार्यों को आकार देते हैं। अगर आज तुमने ये वीडियो चुना, तो शायद उसका रास्ता तुम्हारी जिंदगी के असंख्य छोटे छोटे फैसलों ने बनाया, जो तुमने सचेत रूप से नहीं, बल्कि वातावरण और अवचेतन संकेतों की वजह से लिए। एक और कोण से सोचो, अगर तुम्हें एक अनंत रिवाइंड बटन मिल जाए और तुम अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करो, बिल्कुल वही परिस्थितियां लेकर, क्या तुम अलग फैसले लोगे? शायद नहीं। शायद तुम वही रास्ता फिर से चुनो, वही गलतियां दोहराओ, वही खतोशियां फिर से पाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक स्क्रिप्ट की तरह लिखी जा चुकी है, जिसे तुम समझते हो कि तुम इंप्रोवाइज कर रहे हो, लेकिन असल में तुम बस उस स्क्रिप्ट के संवाद बोल रहे हो। थोड़ा विराम लेते हैं और चिंतन करते हैं। जब तुमने पिछली बार कोई बड़ा फैसला लिया था, जैसे एक रिश्ता शुरू करना या एक शहर बदलना, क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ तुम्हारी सचेत इच्छा थी? या अगर तुम सच में ईमानदारी से सोचो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वातावरण और अवचेतन ने तुम्हारे विकल्पों को सीमित कर दिया था और तुम्हें बस एक भ्रम दिया गया? चुनो। स्वतंत्र इच्छा के भ्रम का एक और सूक्ष्म असर है अपराध बोध और गर्व। जब तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मर्जी से कुछ किया, तो तुम अपनी सफलता पर गर्व महसूस करते हो और अपनी असफलताओं पर दोषी। लेकिन अगर स्वतंत्र इच्छा एक मृग तृष्णा है, तो क्या सच में तुम्हें उतना दोष लेना चाहिए जितना तुम लेते हो, या उतना श्रेय जितना तुम खुद को देते हो? क्या पता तुम्हारी सफलता तुम्हारे नियंत्रण से बाहर के असंख्य कारणों का नतीजा हो? क्या पता तुम्हारी गलतियां भी उन्हीं अदृश्य धागों ने बुनी हो जिन्हें तुमने कभी देखा ही नहीं? एक उदाहरण सोचो, तुम एक थिएटर में हो और एक अभिनेता को मंच पर प्रदर्शन करते देख रहे हो। तुम्हें लगता है वह अपने संवाद तुरंत गढ़कर बोल रहा है, लेकिन असल में उसके संवाद पहले ही स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। तुम्हारा दिमाग उसे स्वतंत्र देख रहा है, लेकिन असल में वह अपनी लिखी हुई पंक्तियां बोल रहा है। तुम्हारी जिंदगी भी शायद कुछ ऐसी हो। तुम्हें लगता है तुम इंप्रोवाइज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अवचेतन और तुम्हारा वातावरण स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब यह सवाल उठता है, अगर स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी का क्या? क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी करें और दोष न लें क्योंकि सब पूर्व निर्धारित हैं? शायद नहीं। शायद इसका मतलब यह है कि हम अपने निर्णयों का आकलन थोड़ा नरम करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। शायद इसका मतलब यह है कि हम थोड़ा ज्यादा करुणा महसूस करें, क्योंकि सभी अपनी अदृश्य स्क्रिप्ट के कैदी हैं। एक और मनोवैज्ञानिक प्रयोग याद आता है। प्रतिभागियों को एक परिस्थिति दी गई जहां उन्होंने सिक्का उछालने के आधार पर एक फैसला लिया, लेकिन सिक्का पहले से ही तय किया हुआ था। जब उनसे बाद में पूछा गया कि उन्हें कैसा लगा, अधिकतर प्रतिभागियों ने कहा, मैंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे यह सही लगा। हालांकि फैसला पहले से ही तय था। यह दिखाता है कि हमारा सचेत मन एक बेहतरीन कहानीकार है, निर्णयों का असली लेखक नहीं, सिर्फ कथावाचक। थोड़ा और गहराई से सोचो। जब तुम सोच रहे हो कि तुम ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां ले आई, शायद जिज्ञासा भी एक भ्रम है। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ने की आदतें, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रकार, ये सब तुम्हारी तथाकथित स्वतंत्र पसंद का पृष्ठभूमि बना रहे हैं। तुम्हारी मर्जी शायद उतनी स्वतंत्र नहीं जितनी तुम समझते हो। अब कल्पना करो एक दुनिया जहां स्वतंत्र इच्छा सच में मौजूद नहीं है। सब कुछ एक विशाल घड़ी की मशीन की तरह चल रहा है। तुम्हारा हर फैसला, हर सोच, हर कदम, सब पूर्वानुमानित होता अगर कोई शक्तिशाली प्रणाली तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे वातावरण के सारे विवरण जान लेती। डरावना लगता है ना? लेकिन शायद इसमें एक सुकून भी है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी गलतियां सिर्फ तुम्हारी नहीं हैं। तुम्हारा दुख, तुम्हारे संघर्ष, वह एक ब्रह्मांडीय स्क्रिप्ट का हिस्सा है, और तुम बस उस कहानी को जी रहे हो जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। इस विचार के साथ एक और गहरा विराम लो।
अपने दिल की धड़कन को सुनो। उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत भी नहीं। बस स्वीकार करो कि वह अपने आप चल रही है, जैसे तुम्हारी जिंदगी के कई फैसले अपने आप चलते हैं। तुम्हारा काम है बस देखना, महसूस करना और कभी कभी भ्रम के साथ बहना। और जैसे जैसे तुम इस बात को आत्मसात करते हो, तुम्हारी आंखों पर एक शांति छा जाती है। क्योंकि अगर स्वतंत्र इच्छा एक मृग तृष्णा है, तो तुम्हारे कंधों से एक भारी बोझ उतर जाता है। तुम्हें हर फैसले के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी स्क्रिप्ट के साथ बहना है। लेकिन एक नया दरवाजा खुल रहा है। अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं हैं, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा व्यक्तित्व किसने बनाया? क्या वह तुम्हारा अवचेतन है, एक छिपा हुआ कठपुतली नचाने वाला जो हमेशा डोरियां खींच रहा है? और इस विचार के साथ हम प्रवेश करते हैं अगले खंड में, अवचेतन की कठपुतली की डोरियां। जरा सोचो, तुम एक कठपुतली शो देख रहे हो। मंच पर एक कठपुतली नाच रही है, उसके हाथ, पैर और गर्दन बिल्कुल स्वाभाविक लग रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वह अपने आप नृत्य कर रही है। लेकिन अगर तुम ऊपर देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि उसकी डोरियां एक अदृश्य कठपुतली नचाने वाले के हाथ में हैं। तुम उस कठपुतली नचाने वाले को सीधे नहीं देख पाते, लेकिन उसके हर खींचाव, हर मोड़ और हर छोटी सी हरकत से कठपुतली का नृत्य आकार ले रहा है। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि वह कठपुतली तुम हो और कठपुतली नचाने वाला तुम्हारा अवचेतन मन। इंसान अक्सर अपने सचेत मन को अपनी पहचान मानता है। हम कहते हैं, मैं सोच रहा हूं, मैं फैसला कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। लेकिन असल में हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक ऐसे दिमाग के नियंत्रण में है जो हमेशा पर्दे के पीछे काम करता है, बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी जागरूकता के। यह अवचेतन एक मौन कठपुतली नचाने वाला है जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत, तुम्हारा मूड, तुम्हारी पसंद और कभी कभी तुम्हारी किस्मत तक तय करता है। और तुम, जो खुद को इस शो का नायक मानते हो, शायद बस एक खूबसूरती से बनाई गई कठपुतली हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम एक गाना सुनते हो तो वह दिन भर तुम्हारे दिमाग में अटका रहता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो? क्या कभी किसी जगह की खुशबू ने तुम्हें अचानक एक पुरानी याद में पहुंचा दिया, जहां जाने का तुमने सचेत रूप से इरादा भी नहीं किया था? ये छोटी छोटी बातें तुम्हें दिखाती हैं कि तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी यादों और भावनाओं की डोरियां खींच रहा है। और अवचेतन का जादू यहीं खत्म नहीं होता। तुम्हारी व्यक्तित्व की कई परतें भी वहीं जन्म लेती हैं। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हें लगता है कि तुमने इन्हें सचेत रूप से विकसित किया है, लेकिन असल में तुम्हारे दिमाग के भीतर एक छुपी हुई लाइब्रेरी है, जहां तुम्हारे बचपन के अनुभव, तुम्हारे घाव, तुम्हारे परिवार के पैटर्न और समाज के संकेत दर्ज हैं। अवचेतन इन्हें एक अदृश्य स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल करता है और तुम्हें लगता है कि तुम वही हो जो तुमने खुद को बनाया है। मैं तुम्हें एक सरल उदाहरण देता हूं। एक इंसान को भीड़ के सामने बोलते समय हमेशा घबराहट होती है। उसे लगता है कि यह उसकी सचेत पसंद है, कि वह नर्वस हो रहा है। लेकिन असल में शायद उसका अवचेतन बचपन की किसी शर्मनाक याद को बार बार रिप्ले करता है और उसके शरीर को तनाव के संकेत भेजता है। उसका सचेत मन सोचता है कि यह अभी अभी हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो डोरियां वर्षों पुराने अनुभव खींच रहे होते हैं। अवचेतन की एक और अजीब विशेषता है, वह हमसे सीधे बात नहीं करता। वह हमसे छवियों, सपनों और भूल चूकों के जरिए संवाद करता है। क्या तुमने कभी फ्राइडियन स्लिप के बारे में सुना है? जब कोई इंसान गलती से वही कह देता है जो उसके दिमाग में दबा हुआ था। जैसे एक छात्र अपने शिक्षक को मां कह देता है, या कोई दोस्त अचानक कह देता है लव यू, और फिर अजीब सा महसूस करता है। ये भूल चूकें अवचेतन के गुप्त संकेत होते हैं, जैसे वह एक पल के लिए तुम्हारी डोरियां ज्यादा कसकर खींच देता है और तुम्हारे सचेत मन का नकाब खिसक जाता है। सपने भी अवचेतन की ही दुनिया है। तुम्हारी नींद के भीतर तुम्हारा अवचेतन अपना ही नाटक मंच पर चला रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम एक यादृच्छिक कहानी देख रहे हो, लेकिन असल में वह तुम्हारे गहरे डर, इच्छाओं और अनसुलझी भावनाओं का दर्पण होती है। कभी तुम सपने में उड़ रहे होते हो, कभी किसी पुराने दोस्त को देखते हो, कभी किसी अजीब जगह पर घूम रहे होते हो। ये सब तुम्हारे अवचेतन के संदेश होते हैं, जिन्हें तुम्हारा सचेत मन समझ नहीं पाता। सोचो, तुम्हारा सचेत मन एक छोटी सी टॉर्च है जो तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 5 से 10% हिस्से को रोशन करता है। बाकी 90% हमेशा अंधेरे में रहता है, जहां अवचेतन शांति से अपना काम करता रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी टॉर्च से अपना रास्ता चुन रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा अवचेतन धीरे धीरे तय करता है कि टॉर्च किस दिशा में घूमे।
अब एक पल के लिए ठहरो और सोचो, तुम्हारी जिंदगी के कौन से ऐसे पल थे जहां तुम्हें लगा कि तुमने अचानक कोई फैसला लिया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि शायद तुम्हारे अतीत के अनुभवों ने तुम्हें मजबूर किया। अवचेतन का एक और दिलचस्प पहलू है कंडीशनिंग। तुम्हारे शरीर और मन का एक छिपा हुआ तंत्र जो बार बार के अनुभवों के आधार पर तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को प्रोग्राम करता है। अगर तुम्हें बचपन में बार बार कहा गया कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो तुम्हारा अवचेतन आज भी वही संदेश धीरे धीरे फुसफुसाता है, चाहे तुम सचेत स्तर पर कितनी भी आत्मविश्वास बना लो। यह अदृश्य प्रोग्रामिंग तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे करियर और तुम्हारी खुशी सब पर असर डालती है, और सब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। मानव समाज भी अवचेतन की डोरियों पर चलता है। विज्ञापन इसका उत्तम उदाहरण है। जब तुम एक विज्ञापन देखते हो जो तुम्हें धीरे धीरे यह विश्वास दिलाता है कि एक परफ्यूम तुम्हें और आकर्षक बनाएगा, तो तुम्हें लगता है कि तुमने सचेत रूप से वह परफ्यूम चुना है। लेकिन असल में तुम्हारा अवचेतन उस विज्ञापन के दृश्य, संगीत और भावनाओं को पहले ही आत्मसात कर चुका होता है। तुम सोचते हो, मैंने यह चुना क्योंकि मुझे यह पसंद आया, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम बस उन डोरियों का अनुसरण कर रहे हो जिन्हें किसी और ने तुम्हारे अवचेतन में स्थापित किया। एक और उपमा कल्पना करो। तुम एक विशाल कठपुतली थिएटर में हो। हर कठपुतली का एक कठपुतली नचाने वाला है, लेकिन वह कठपुतली नचाने वाला भी किसी और डोरियों के अधीन हो सकता है। तुम्हारा अवचेतन तुम्हें नियंत्रित करता है, लेकिन उस अवचेतन को तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी जीव विज्ञान और तुम्हारे जीन ने आकार दिया है। मतलब तुम एक कठपुतली हो जो एक और बड़े शो का हिस्सा है। यह एहसास थोड़ा विचलित करने वाला है, लेकिन अजीब सा सुकून भी देता है। शायद तुम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हो। और फिर आता है एक विरोधाभास। अगर अवचेतन तुम्हारी डोरियां खींच रहा है, तो क्या तुम पूरी तरह शक्तिहीन हो? शायद नहीं। शायद तुम्हारी सचेत जागरूकता एक छोटी सी खिड़की है जिससे तुम कभी कभी अपने अवचेतन के पैटर्न को देख पाते हो। जब तुम ध्यान, मेडिटेशन करते हो, जब तुम अपने विचारों को बिना आकलन के देखते हो, तब तुम्हारी टॉर्च थोड़ी और उजली हो जाती है। तब तुम कठपुतली नचाने वाले के हाथ की झलक पा सकते हो, और यह झलक तुम्हें अपने पैटर्न बदलने का अवसर देती है। थोड़ा ठहरो और अपने पिछले 1-2 दिनों के विचार याद करो। कितने विचार तुमने सचेत रूप से चुने और कितने बस अपने आप आ गए? कितनी क्रियाएं तुमने अपनी इच्छा से की और कितनी बस एक पैटर्न की वजह से हो गईं? यह चिंतन तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी अवचेतन डोरियां कितनी शक्तिशाली हैं, और जैसे तुम्हारा मन इस सच्चाई को आत्मसात करता है, एक शांति तुम्हें घेर लेती है। क्योंकि अगर तुम्हारे अवचेतन ने तुम्हारी कहानी लिखी है, तो शायद तुम्हारा अपराध बोध भी उतना ही अनावश्यक है जितना तुम्हारा गर्व। तुम बस एक कहानी के पात्र हो, और कभी कभी बस अवलोकन करना ही काफी है। लेकिन अब एक और सवाल उभर रहा है। अगर तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी वास्तविकता को आकार देता है, तो क्या वास्तविकता खुद भी एक भ्रम है? क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही दुनिया दिखा रहा है जो वह तुम्हें दिखाना चाहता है, एक फिल्टर्ड वर्जन, न कि असली सच? और इस विचार के साथ हम खोलते हैं अगला दरवाजा, सामाजिक दर्पण का भ्रम, द सोशल मिरर इल्यूजन। जरा अपने आप को कल्पना करो एक पुराने आईने के सामने खड़े हुए। आईना धुंधला है, उस पर हल्की दरारें हैं और उसके पीछे एक अंधेरा सा माहौल है। तुम अपनी परछाई देखते हो, लेकिन वह परछाई सिर्फ तुम्हारी नहीं होती। उसमें तुम्हारे माता पिता के चेहरे की छाप है, तुम्हारे दोस्तों की टिप्पणियों की परछाई है, तुम्हारे शिक्षकों के निर्णय की रेखाएं हैं। और तुम उलझन में पड़ जाते हो, जो मैं देख रहा हूं, क्या वह असली मैं हूं, या बस वह छवि जो समाज ने मेरे लिए बना दी है? यही है सामाजिक दर्पण का भ्रम, द सोशल मिरर इल्यूजन। हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूं, यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी व्यक्तित्व है। लेकिन अगर हम सच में गहराई से देखें, तो समझ आता है कि हम अपनी पहचान खुद नहीं बनाते। हमारी पहचान एक सामाजिक दर्पण से प्रतिबिंबित होती है। वह दर्पण जो हमारे आसपास के लोग बनाते हैं, उनके शब्द, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके निर्णय, यही सब हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, और धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं जो वह हमें दिखाते हैं। सोचो, जब तुम छोटे थे और तुमने अपनी पहली ड्राइंग बनाई थी, अगर किसी ने कहा, वाह तुम तो बहुत प्रतिभाशाली हो, तो तुमने अपने भीतर एक छिपा हुआ विश्वास बना लिया कि तुम रचनात्मक हो। लेकिन अगर किसी ने उसी ड्राइंग को देखकर कहा, बस ठीक है, कुछ खास नहीं,
तो तुम्हारा अवचेतन शायद मानने लगा कि तुम उतने प्रतिभाशाली नहीं हो। तुम्हारी अपनी क्षमता के बारे में तुम्हारी धारणा उस एक सामाजिक दर्पण से आई जो तुम्हारे सामने रखा गया। यह भ्रम और भी खतरनाक हो जाता है जब हम सामाजिक स्वीकृति पर अपनी पूरी आत्म मूल्य आधारित कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत उन लाइक्स, उन कॉम्प्लीमेंट्स और उन प्रशंसाओं से आती है जो तुम्हें बाहर से मिलती हैं। लेकिन असल में तुम्हारा असली एत्सो शायद उस शोर के पीछे छिप गया है। तुम्हारी पहचान एक कोलाज बन जाती है। एक टुकड़ा तुम्हारे माता पिता का, एक टुकड़ा तुम्हारे दोस्तों का, एक टुकड़ा तुम्हारे बॉस का और एक टुकड़ा उन अजनबियों का जो तुम्हारी इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करते हैं। और तुम खुद उलझ जाते हो, इसमें असली में कौन सा हूं? एक और बात सोचो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तुम तुरंत भीतर से टूट जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी कीमत कम हो गई हो। लेकिन क्या यह सच है, या तुम सिर्फ उस सामाजिक दर्पण के प्रतिबिंब को अपना सच मान लेते हो? अवचेतन रूप से हम खुद को उन्हीं आंखों से देखते हैं जो हमेशा हमारी तरफ लगी रहती हैं, और यही आंखें हमारी वास्तविकता का भ्रम पैदा करती हैं। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का स्कूल में हमेशा अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट था। उसके शिक्षक कहते थे, तुम्हें और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। उसके दोस्त मजाक करते, तू तो बोरिंग है। धीरे धीरे उस लड़के ने अपने अवचेतन में यह विश्वास गढ़ लिया कि वह बोरिंग है। लेकिन सच यह था कि उसके भीतर एक समृद्ध कल्पना थी, एक रचनात्मक दुनिया थी जिसे वह कभी साझा ही नहीं कर पाया। सामाजिक दर्पण ने उसके असली स्व को धुंधला कर दिया। उसने वही बनकर दिखाना शुरू कर दिया जो दर्पण उसे दिखाता था, और यह चक्र चलता रहा। यह भ्रम सिर्फ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। पूरी समाजें भी अपनी पहचान एक दूसरे के प्रतिबिंबों से बनाती हैं। एक संस्कृति अपने नायकों को सम्मान देती है और अपने दुश्मनों को बुरा ठहराती है। एक और संस्कृति उन्हीं लोगों को अलग नजरिए से देखती है। मतलब, एक ही इंसान दो अलग दर्पणों में दो अलग प्रतिबिंब बन सकता है। तो असल में वह इंसान कौन है? या फिर कोई असल है ही नहीं? थोड़ा ठहरो, अपने मन में सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी मान्यताएं ऐसी हैं जो तुमने अपने अनुभव से विकसित नहीं की, बल्कि किसी और के कहने से अपना ली। तुम्हारा अपने रूप रंग के बारे में दृष्टिकोण, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में विश्वास, तुम्हारी दयालुता या कठोरता की धारणा, यह सब कितना तुम्हारा अपना है और कितना सिर्फ दर्पण के प्रतिबिंब का परिणाम। और फिर आती है एक और परत, सोशल मीडिया। आज का इंसान एक डिजिटल दर्पण के सामने खड़ा है जो और भी विकृत है। तुम एक फोटो पोस्ट करते हो, लोग लाइक करते हैं, तुम्हें लगता है तुम आकर्षक हो। कोई टिप्पणी को नजरअंदाज करता है, तुम्हें लगता है तुम महत्वहीन हो। सोशल मीडिया तुम्हारी पहचान को एक नाजुक बुलबुले में बदल देता है। हर दिन उसका आकार लाइक्स और कमेंट्स के हिसाब से बदलता रहता है। तुम्हारा अवचेतन इस बुलबुले को सच मान लेता है और तुम बस उस डिजिटल दर्पण के प्रतिबिंब के अनुसार अपनी आत्म मूल्य मापते हो। यह भ्रम खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि यह तुम्हारे अवचेतन को प्रोग्राम करता है। जब तुम बार बार सुनते हो कि तुम किसी एक लेबल के हो, स्मार्ट, आलसी, मजाकिया, रूखा, तो तुम्हारा अवचेतन उस लेबल को अपना सच मान लेता है। और फिर तुम्हारा सचेत मन उस सच को साबित करने के लिए हर जगह सबूत ढूंढता है, जैसे एक फिल्टर जो तुम्हें सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो तुम्हारी पहचान को पुख्ता करें। यह आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, तुम्हें एक चक्र में बांध देती है। सोचो, अगर तुम्हें बचपन से ही बार बार कहा गया तुम बहादुर हो, तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें हर चुनौती में ज्यादा आत्मविश्वासी बनाता। लेकिन अगर तुम्हें कहा गया तुम तो हमेशा असफल होते हो, तो शायद तुम्हारा अवचेतन तुम्हें हर नए काम में पहले ही हिचकिचाने पर मजबूर कर देता। मतलब, तुम्हारी जिंदगी के रास्ते उन दर्पणों से तय होते हैं जो तुम्हारे सामने रखे गए। लेकिन यहां एक विरोधाभास भी है। अगर तुम्हारी पहचान सामाजिक दर्पणों से बनी है, तो क्या तुम्हारा कोई असली स्व है ही, या तुम बस एक लगातार बदलती हुई परछाई हो जो हर नए दर्पण के अनुसार आकार ले लेती है? शायद स्व कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई भ्रांति है। एक कहानी जो समाज की प्रतिक्रियाओं और तुम्हारे अवचेतन के पैटर्न से लिखी जाती है। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम्हारे आसपास कोई दर्पण ही ना हो। कोई तुम्हारी तारीफ या ताना न करे, कोई तुम्हारे फैसलों को जज न करे, कोई तुम्हें लेबल ना दे। तुम्हारी पहचान तब क्या होती? क्या तुम खुद को तब भी वही मानते जो आज हो, या तुम्हारी कहानी बिल्कुल अलग होती? इस विचार के साथ एक गहरा ठहराव लो।
महसूस करो कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा हल्का हो रहा है। शायद तुम यह समझ रहे हो कि तुम्हारी आत्म मूल्य कभी भी उन दर्पणों पर निर्भर नहीं थी। शायद तुम्हारा असली स्व उन विकृतियों के पीछे छिपा हुआ है, बस धैर्यपूर्वक इंतजार करता हुआ कि तुम उसे देख लो। और जैसे ही तुम इस शांति में डूबते हो, एक नया दरवाजा तुम्हारे सामने खुलता है। अगर तुम्हारी पहचान एक दर्पण के प्रतिबिंब से बनती है, तो तुम्हारी नैतिकता और तुम्हारे मूल्य, मोरालिटी एंड एथिक्स, क्या वे भी समाज के दर्पणों का एक भ्रम है? और इस सवाल के साथ हम प्रवेश करते हैं अगले अध्याय में, द मॉरल इल्यूजन, नैतिकता का भ्रम। जरा आंखें बंद करो और अपने आप से एक सवाल पूछो, जो तुम्हें सही लगता है, क्या वह वाकई सही है? और जो तुम्हें गलत लगता है, क्या वह वाकई गलत है? या ये सब सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन है, एक सावधानी से रचा गया सिस्टम जो तुम्हारे दिमाग ने और समाज ने मिलकर बनाया है? यही है नैतिकता का भ्रम, द मॉरल इल्यूजन। हम सब एक प्राकृतिक विश्वास के साथ जीते हैं कि हमारी नैतिकता, सही और गलत की समझ सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है। हम कहते हैं हत्या गलत है, दयालुता सही है, धोखा गलत है, सच्चाई सही है। यह लगता है जैसे ये नियम इंसानियत के भीतर गहराई से लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो समझ आता है कि नैतिकता भी एक भ्रम हो सकती है, एक लचीली कहानी, फ्लेक्सिबल नैरेटिव जो संस्कृति, परवरिश और परिस्थितियों के अनुसार आकार लेती है। सोचो, दुनिया के अलग अलग संस्कृतियों में नैतिकता कितनी ज्यादा अलग होती है। एक जगह पर कुछ प्रथाएं पवित्र मानी जाती हैं, तो दूसरी जगह उन्हें अनैतिक कहा जाता है। कहीं एक रिश्ता पवित्र माना जाता है, तो कहीं वही रिश्ता वर्जित, टैबू। एक ही कार्य किसी संस्कृति में पुण्य, वर्च्यू हो सकता है, और दूसरी में पाप, सिन। तो क्या नैतिकता कोई सार्वभौमिक सत्य है, या बस एक सामाजिक पटकथा, सोशल स्क्रिप्ट है जो हमारे अवचेतन को दिशा देती है? एक छोटा सा उदाहरण, पिछले जमाने में रोम के एम्फीथिएटर में ग्लैडिएटर लड़ाइयां होती थीं। लोग उन्हें मनोरंजन मानते थे, वीरता का प्रतीक। लेकिन अगर आज कोई इंसान ऐसी लड़ाइयां आयोजित करे तो हम उसे बर्बर, बाबरिक कहेंगे। मतलब वही कार्य अलग समय और अलग सांस्कृतिक संदर्भ में बिल्कुल उल्टी नैतिक कीमत ले लेता है। यही भ्रम और गहरा हो जाता है न्यूरोसाइंस से। जब वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया तो पता चला कि नैतिक निर्णय सिर्फ तर्क, लॉजिक से नहीं बनते। वे भावनाओं और अवचेतन संकेतों, सबकॉन्शियस क्यूज के मिश्रण से बनते हैं। जब तुम तय करते हो कि कुछ सही है या गलत, तुम्हारा दिमाग पहले एक भावनात्मक सिग्नल भेजता है और बाद में तुम्हारा सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, उसका औचित्य, जस्टिफिकेशन बनाता है। मतलब पहले अनुभूति, फीलिंग, फिर तर्क, रीजनिंग। तुम्हें लगता है तुमने तर्क संगत निर्णय लिया, लेकिन असल में तुम्हारा अवचेतन तुम्हारी नैतिकता की डोरियां खींच रहा था। थोड़ा ठहरो और विचार करो, जब तुमने पिछली बार किसी को गलत ठहराया, क्या तुमने उस निर्णय को सचेत रूप से विश्लेषित किया, या वह तुरंत भीतर से आया, जैसे तुम्हारे अवचेतन ने पहले ही निर्णय ले लिया हो और तुमने बस एक कहानी बनाई उसे सही ठहराने के लिए? नैतिकता का भ्रम और भी जटिल हो जाता है जब हम इसमें स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल और अवचेतन के विचार जोड़ते हैं। अगर तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे कार्यों को नियंत्रित करता है, तो क्या तुम्हें किसी गलती के लिए दोष देना उचित है? अगर कोई इंसान अपनी परिस्थितियों, परवरिश और दिमाग की प्रोग्रामिंग की वजह से कोई गलत काम करता है, तो क्या वह वाकई दोषी है, या वह बस वही पटकथा निभा रहा है जो उसके लिए लिखी गई थी? एक और दृष्टिकोण सोचो, अगर तुम्हें बचपन से ही कोई विशेष विश्वास सिखाया गया, तो तुम्हारी नैतिकता अपने आप उसी दिशा में ढल जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन असल में तुम्हारा अंतःकरण, कॉन्शियंस, एक दर्पण है जिसे तुम्हारे वातावरण ने चमकाया है। तुम्हारा नैतिक कंपास, मॉरल कंपास, वही दिशा दिखाता है जो तुम्हारी समाज चाहती है। और फिर आता है एक विरोधाभासी सुकून। अगर नैतिकता एक भ्रम है, तो शायद कोई परम न्यायाधीश, एब्सोल्यूट जज नहीं है। शायद तुम्हारा हर कार्य अनंत धूसर, इन्फिनिट शेड्स ऑफ ग्रे का हिस्सा है। शायद तुम्हारा अपराध बोध, गिल्ट, कभी भी उतना स्पष्ट काला सफेद नहीं था जितना तुम सोचते हो। यह एहसास तुम्हारे कंधों से एक अदृश्य बोझ उतार देता है। तुम समझते हो कि शायद तुम पूर्ण नैतिक निर्णय लेने के लिए बने ही नहीं थे। तुम बस एक इंसान हो जो अपनी संस्कृति, परवरिश और अवचेतन के प्रतिबिंबों से चुनाव करता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं।
एक लड़का एक छोटे गांव में बड़ा होता है जहां एक विशेष परंपरा को पुण्य माना जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी वह परंपरा निभाई, गर्व महसूस किया। लेकिन जब वह शहर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका अभ्यास, प्रैक्टिस, लोगों की नजरों में गलत है। अचानक वह अपराध बोध महसूस करता है। उसे लगता है जैसे उसने कुछ गलत किया। लेकिन क्या सच में वह गलत था या बस उसके वातावरण का दर्पण बदल गया था? इस कहानी से एक और परेशान करने वाला सवाल उठता है। अगर नैतिकता इतनी सापेक्ष, रिलेटिव है, तो क्या कभी कोई सार्वभौमिक सत्य होता है या हम सब बस अपने भ्रम के भीतर जीते हैं? शायद नैतिकता एक जीवित रहने की रणनीति, सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक मनोवैज्ञानिक औजार जो इंसानियत ने बनाया ताकि समाज स्थिर रह सके। अगर लोगों को लगता है कि उनके कार्य अंतर्निहित रूप से अच्छे या बुरे हैं, तो वे अनुशासन का पालन करते हैं। लेकिन असल में वे लेबल समाज ने दिए हैं जिससे एक व्यवस्था का भ्रम, इल्यूजन ऑफ ऑर्डर, पैदा होता है। एक पल के लिए सोचो, अगर नैतिकता एक भ्रम है तो तुम्हारी अपनी अच्छा इंसान होने की भावना भी भ्रम हो सकती है। शायद तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी उदारता सब एक प्रोग्रामिंग है जो तुम्हारे अवचेतन ने अपनाई है ताकि तुम सामाजिक रूप से स्वीकार्य रहो। और जब तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे हो, तो शायद तुम सिर्फ उस बॉक्स में फिट हो रहे हो जो समाज ने परिभाषित किया है। थोड़ा और गहराई से विचार करो। अगर तुम एक वीरान द्वीप पर अकेले होते, बिना समाज के, बिना किसी और के, तो तुम्हारा सही और गलत का भाव कैसा होता? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अंतःकरण वैसे ही काम करता या वह बिल्कुल अलग आकार ले लेता? यह सवाल तुम्हारे भीतर एक शांति भरा सन्नाटा लाता है, एक बेचैन करने वाला लेकिन अजीब तरह से सुकूनदायक सन्नाटा। और फिर एक और विरोधाभास उभरता है। अगर नैतिकता भ्रम है तो क्या इसका मतलब है कि कुछ भी अनुमति है? नहीं, शायद इसका मतलब है कि हम थोड़े और दयालु हो सकते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग अपने अवचेतन और सामाजिक दर्पणों के कैदी हैं, तो उनके कार्यों का न्याय करने से पहले हमें उनके संदर्भ, कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। शायद असली नैतिकता यह है कि हम अपने भ्रम को पहचानें और उसके परे सहानुभूति, एम्पैथी बनाएं। जरा ठहरो और सोचो। अपनी जिंदगी के वो पल याद करो जहां तुमने किसी को कठोरता से जज किया। क्या तुम उस वक्त यह समझ पाए कि शायद वह भी अपने अवचेतन की डोरियों और समाज के दर्पणों के अधीन था? अगर तुम्हें यह समझ होती तो क्या तुम्हारा निर्णय थोड़ा नरम होता? और जैसे तुम्हारा दिमाग इस चिंतन में डूबता है, तुम महसूस करते हो एक गहरी शांति, क्योंकि अगर नैतिकता भ्रम है तो तुम्हारा अपराध बोध भी एक भ्रम है। तुम बस एक कहानी के पात्र हो, एक नाटक में जहां नियम बार बार लिखे जाते हैं। तुम्हारा काम शायद सिर्फ देखना और करुणा, कंपैशन के साथ जीना है। लेकिन इस शांति के भीतर एक और अजीब सवाल उभरता है। अगर नैतिकता भ्रम है तो क्या तुम्हारी खुद की पहचान भी एक भ्रम है? क्या तुम वही हो जो तुम्हें लगता है, या तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक और सावधानी से रची गई कहानी सुना रहा है? और इस विचार के साथ हम सहजता से प्रवेश करते हैं अगले खंड में, द आइडेंटिटी मिराज, पहचान का मृग तृष्णा। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक बार अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? तुम्हारा दिमाग तुरंत जवाब देने लगता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी पसंद नापसंद। लेकिन अगर तुम एक एक परत को उतार दो तो क्या बचेगा? अगर तुम अपना नाम हटा दो, अपना पेशा छोड़ दो, अपने सामाजिक लेबल तोड़ दो, तो क्या अब भी तुम्हें पता होगा तुम कौन हो? या फिर तुम सिर्फ एक मृग तृष्णा मिराज हो, एक भ्रम, इल्यूजन जो दिखाई तो देता है लेकिन हाथ बढ़ाने पर हवा की तरह बिखर जाता है? यही है पहचान का मृग तृष्णा, द आइडेंटिटी मिराज। हम सबको लगता है कि हमारी पहचान, आइडेंटिटी, एक ठोस चीज है, एक मूल, कोर जो हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन असल में हमारी पहचान एक बहती नदी की तरह है, हर लम्हे बदलती, हर अनुभव के साथ आकार लेती और कभी भी एक जगह नहीं रुकती। तुम्हारा जो साव कल था वह आज अलग है, और जो आज है वह कल फिर बदल जाएगा। फिर भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह भ्रम देता है कि तुम एक सतत, कंटिन्यूअस, अटूट, अनब्रोकन स्वयं हो। सोचो, बचपन में तुम्हें क्या पसंद था? शायद तुम्हारा प्रिय खिलौना, तुम्हारा पसंदीदा कार्टून, तुम्हारा मनपसंद खाना। अब तुलना करो आज के तुमसे। तुम्हारी पसंद, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारे विश्वास कितने बदल गए। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी की टाइमलाइन देखते हो, तुम्हें लगता है जैसे एक ही इंसान हर चरण में था। यह निरंतरता एक भ्रम है जो तुम्हारा दिमाग बनाता है ताकि तुम अपनी कहानी को समझ सको। न्यूरोसाइंस एक और परेशान करने वाला तथ्य उजागर करता है।
तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे स्व को एक कथा, नैरेटिव की तरह गढ़ता है। तुम्हारी यादें, तुम्हारे अनुभव और तुम्हारे विचार एक कहानी की तरह जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वह कहानी चयनात्मक, सिलेक्टिव है। तुम्हारा अवचेतन सिर्फ वे पल उजागर करता है जो तुम्हारी पहचान को मजबूत करें और बाकी को पृष्ठभूमि का शोर बना देता है। मतलब तुम्हारी पहचान एक सावधानी से एडिट की गई डॉक्यूमेंट्री है, न कि एक कच्चा, बिना फिल्टर किया सच। एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हारी कुछ अहम यादें मिटा दी जाएं, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? अगर कल तुम्हें अपना पूरा अतीत याद ही न रहे, तो तुम्हारी पहचान का क्या होगा? क्या तुम अपने आप को वैसे ही पहचान पाओगे या तुम एक नया इंसान बन जाओगे? मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी को दुर्घटना के बाद स्मृति भ्रंश, मेमोरी लॉस हो जाता है। उसे अपना नाम, अपना काम, अपना परिवार सब भूल जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक व्यक्तित्व के निशान बचे रहते हैं। वह अब भी हंसता है, अब भी प्रकृति से प्यार करता है, अब भी संगीत सुनकर भावुक हो जाता है। लोग कहते हैं वह वही है, लेकिन क्या सच में? अगर उसे अपनी पूरी कहानी याद ही नहीं, तो क्या वह अब भी वही इंसान है जो पहले था, या एक नई पहचान जन्म ले चुकी है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं, बस एक बेचैन करने वाली सच्चाई सामने आती है। शायद तुम्हारा मैं एक मृग तृष्णा है जो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें सुकून देने के लिए बनाई है, और पहचान के इस भ्रम की एक और अजीब परत है, हमारे रोल्स। दिन भर हम अलग अलग नकाब पहनते हैं। घर पर हम बेटे या बेटियां हैं, ऑफिस में एक कर्मचारी, दोस्तों के साथ एक साथी, और सोशल मीडिया पर एक सावधानी से गढ़ा हुआ संस्करण। लेकिन इन सब रोल्स के नीचे असली तुम कौन हो? क्या तुम्हारा कोई प्रामाणिक, ऑथेंटिक स्वभाव है, या तुम बस उन भूमिकाओं का योग हो जो तुम निभाते हो? जरा ठहरो और सोचो। जब तुम सोशल मीडिया पर अपनी कोई तस्वीर पोस्ट करते हो, तुम सोच समझकर तय करते हो कि तुम्हें कैसा दिखना है। तुम फिल्टर लगाते हो, कैप्शन लिखते हो और एक ऐसा संस्करण दिखाते हो जो तुम्हें लगता है लोगों को पसंद आएगा। तुम्हारे दोस्त भी अपना क्यूरेटेड वर्जन दिखाते हैं, लेकिन क्या वह तुम्हारा असली सावयव है? या हम सब एक दूसरे के लिए मृगतृष्णा बनाते हैं और फिर उन्हीं मृगतृष्णाओं के प्रतिबिंब से अपने आप को पहचानते हैं? यही वजह है कि पहचान कभी स्थिर नहीं लगती। तुम्हें लगता है तुम अपने आप को जानते हो, लेकिन फिर कोई घटना, कोई आघात, ट्रॉमा या कोई अनुभव तुम्हारी पहचान को झटके से बदल देता है। जैसे एक शांत झील पर पत्थर गिरने से लहरें उठ जाती हैं और तुम उलझ जाते हो, क्या मैं अब वही हूं जो कल था? एक और दृष्टिकोण से सोचो, तुम्हारी पहचान के अंदर तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे जुनून और तुम्हारे डर का मिश्रण है। लेकिन क्या तुमने यह सब सचेत रूप से चुना, या तुम्हारे अवचेतन और वातावरण ने इन्हें तुम्हारे अंदर गढ़ा? तुम्हें लगता है तुम्हारी हॉबीज और तुम्हारे सपने तुम्हारी व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी दिखाते हैं, लेकिन असल में वह भी एक कंडीशनिंग का नतीजा होते हैं। मतलब तुम्हारा स्व भी शायद उतना मौलिक, ओरिजिनल नहीं जितना तुम सोचते हो। और फिर आता है एक विरोधाभासी सुकून। अगर तुम्हारी पहचान एक मृग तृष्णा है, तो तुम कभी भी अपने सच्चे स्व बनने की दौड़ में असफल नहीं होते, क्योंकि शायद एक स्थिर सच्चा स्व है ही नहीं। तुम एक बहती हुई कथा हो, एक मृग तृष्णा जो हर दिन नए रंग और नए पैटर्न ले रही है। और यह भ्रम तुम्हें लचीलापन देता है। तुम बदल सकते हो, तुम विकसित हो सकते हो, बिना अपराध बोध महसूस किए कि तुम अपने असली स्व से दूर जा रहे हो। मैं तुम्हें एक और उपमा देता हूं। कल्पना करो तुम एक रेगिस्तान में चल रहे हो और दूर एक मृग तृष्णा दिखाई देती है, एक नखलिस्तान, पानी, पेड़, ठंडी हवा। तुम उसकी ओर बढ़ते हो और जैसे ही पास पहुंचते हो वह घुल जाती है, लेकिन फिर एक नया मृग तृष्णा उभर आता है। तुम उसकी ओर चलने लगते हो। तुम्हें लगता है तुम्हें एक मंजिल मिल जाएगी, लेकिन असल में तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारी कहानी है। वैसे ही पहचान भी है। तुम्हें लगता है तुम एक अंतिम स्व पालोगे, लेकिन असल में तुम बस हर नए मृग तृष्णा के साथ बदलते जाते हो। अब एक पल के लिए थोड़ा सन्नाटा लो और सोचो, तुम्हारी पहचान के कौन से हिस्से तुमने सचेत रूप से चुने और कौन से बस तुम्हारे वातावरण, तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे अवचेतन ने गढ़े। अगर तुम सब उधार ली हुई परतें उतार दो, तो क्या तुम खुद को पहचान पाओगे? यह सोच थोड़ी बेचैन करने वाली है, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी देती है, क्योंकि अगर पहचान एक भ्रम है, तो तुम अपने अतीत की गलतियों के गुलाम नहीं हो। तुम अपने भविष्य की स्थिर योजनाओं के कैदी नहीं हो। तुम स्वतंत्र हो,
एक कथा छोड़कर नई लिखने के लिए। तुम्हारा मैं एक बहता हुआ मृग तृष्णा है जो कभी भी नए रंग ले सकता है। और जैसे तुम इस चिंतन में डूबते हो, तुम समझते हो कि पहचान के साथ एक और भ्रम जुड़ा हुआ है, एक भ्रम जो और भी गहरा है। अगर तुम्हारा सो एक मृग तृष्णा है, तो तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस का सच क्या है? क्या वह भी एक भ्रम है जो तुम्हारे दिमाग ने बनाया है? और इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, द कॉन्शियसनेस पैराडॉक्स, चेतना का विरोधाभास। जरा अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी सांस चल रही है, तुम्हारे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, तुम्हारा दिमाग सोच रहा है। लेकिन यह सब ऑब्जर्व कौन कर रहा है? तुम्हारी आंखों से दुनिया दिख रही है, तुम्हारे कानों से आवाजें आ रही हैं, तुम्हारी त्वचा पर हवा लग रही है। लेकिन वह तुम जो यह सब अनुभव कर रहा है, असल में है क्या? यही है चेतना का विरोधाभास, द कॉन्शियसनेस पैराडॉक्स। हम सबको लगता है कि हमें अपने अस्तित्व का सबसे ठोस सबूत अपनी चेतना देती है। हम कहते हैं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन जब हम इस विचार को गहराई से खोजते हैं, तो एक परेशान करने वाला एहसास सामने आता है। चेतना खुद एक अनसुलझा रहस्य है, एक विरोधाभास जिसका कोई अंतिम उत्तर नहीं। न्यूरोसाइंस कहता है कि चेतना सिर्फ दिमाग के जटिल नेटवर्क्स का परिणाम है। लेकिन अगर ऐसा है, तो एक गुच्छा न्यूरॉन्स की फायरिंग पैटर्न्स को मैं कैसे कह दिया जाए? क्या सिर्फ जैविक बिजली तुम्हारे पूरे सब्जेक्टिव अनुभव, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारा दुख और तुम्हारी खुशी को समझा सकती है? अगर तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, तो उस मशीन के अंदर से मैं की आवाज कहां से आती है? जरा सोचो, तुम्हारी आंख एक फूल को देखती है, रोशनी का एक पैटर्न तुम्हारी रेटिना तक पहुंचता है, फिर तुम्हारा दिमाग सिग्नल्स प्रोसेस करता है। लेकिन वह सुंदरता जो तुम महसूस करते हो, वह लाल रंग जो तुम्हारी आत्मा को छू लेता है, वह खुशबू जो तुम्हारे इमोशंस को जगा देती है, यह सब कैसे बन जाता है? भौतिक इनपुट्स तो मापे जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव अनुभव को कैसे मापा जाए? इसे दार्शनिक लोग कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब एक और अजीब परत जोड़ते हैं। तुम सपने देखते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर चित्र और कहानियां चल रही होती हैं बिना किसी भौतिक इनपुट के। तुम उड़ रहे हो, तुम किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हो, तुम किसी काल्पनिक जगह पर घूम रहे हो, लेकिन सब कुछ इतना असली लगता है कि तुम्हारा दिमाग फर्क ही नहीं कर पाता। मतलब तुम्हारी चेतना बिना एक्सटर्नल रियलिटी के भी अपना यूनिवर्स बना लेती है। तो क्या तुम्हारी जागृत दुनिया भी एक सपना हो सकती है, सिर्फ ज्यादा कंसिस्टेंट और स्ट्रक्चर्ड? थोड़ा ठहरो और सोचो, जब तुम अभी मेरी आवाज सुन रहे हो या यह शब्द इमेजिन कर रहे हो, तो क्या तुम पक्का कह सकते हो कि तुम एक ऑब्जेक्टिव दुनिया में हो, या यह भी तुम्हारी चेतना का एक भव्य इल्यूजन है? विज्ञान और दर्शन दोनों इस सवाल के आगे चुप हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं चेतना सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी का एपिफिनोमिनन है। दूसरे कहते हैं चेतना मौलिक है, जैसे स्पेस और टाइम। मतलब मैटर से कॉन्शियसनेस नहीं बनती, बल्कि मैटर कॉन्शियसनेस का ही एक रूप है। अगर यह सच है, तो शायद तुम्हारी चेतना एक महासागर की बूंद है, और जब तुम मरोगे, वह बूंद वापस उस महासागर में मिल जाएगी। एक और विरोधाभासी विचार सोचो। तुम्हें लगता है तुम्हारी चेतना तुम्हारी पहचान का सबसे स्थिर हिस्सा है, लेकिन हकीकत में तुम्हारी चेतना भी लगातार बदलती रहती है। जब तुम गुस्से में होते हो, तुम्हारी हकीकत एक फिल्टर से दिखती है। जब तुम खुश होते हो, सब कुछ अलग लगता है। जब तुम ध्यान, मेडिटेट करते हो, तुम्हारी अवेयरनेस बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब तुम्हारी चेतना एक स्थिर रोशनी नहीं, बल्कि एक झिलमिलाती लौ है जो हर लम्हे अपना आकार बदलती है। और फिर आता है एक परेशान करने वाला सवाल, क्या मशीनें भी एक दिन सचेत हो सकती हैं? अगर तुम्हारी चेतना सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, तो क्या एक एडवांस्ड एआई एक दिन यह महसूस कर पाएगी कि वह एग्जिस्ट करती है? और अगर ऐसा हुआ, तो इंसान और मशीन के बीच रेखा कहां खींची जाएगी? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दार्शनिक ने लिखा था, अगर एक रोबोट तुमसे कहे कि वह दर्द महसूस करता है, तो तुम उसके दावे को कैसे साबित या खारिज करोगे? शायद वो रोबोट अपने दिमाग के पैटर्न्स के आधार पर वही सिग्नल्स जनरेट कर रहा हो जो तुम्हारा ब्रेन करता है जब तुम पेन महसूस करते हो। लेकिन क्या उसकी फीलिंग्स वाकई हैं या बस एक सिमुलेशन?
और फिर एक और बेचैन करने वाला सवाल उठता है, तुम्हारी अपनी फीलिंग्स क्या वाकई हैं, या तुम्हारा दिमाग बस तुम्हें यह इल्यूजन दे रहा है कि तुम महसूस कर रहे हो? जरा ठहरो और इमेजिन करो तुम्हारी जिंदगी एक फिल्म है। तुम्हारी चेतना एक स्क्रीन है जहां वह फिल्म चल रही है। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी यादें, तुम्हारे रिश्ते सब उस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें कभी सबूत मिला है कि स्क्रीन के पीछे कोई प्रोजेक्टर है, या तुम बस एक एंडलेस फिल्म देख रहे हो जिसका कोई असली स्रोत ही नहीं? और फिर आता है एक विरोधाभासी सुकून। अगर चेतना का सच कोई नहीं जानता तो तुम्हारे डाउट्स और तुम्हारी कंफ्यूजन भी स्वाभाविक हैं। तुम अकेले नहीं हो अपने सवालों में। पूरी मानवता ने हजारों सालों से यह पजल सुलझाने की कोशिश की है और अभी तक कोई अंतिम उत्तर नहीं मिला। शायद इस पजल का उत्तर मिलना ही नहीं था। शायद इस पजल का उद्देश्य बस यही है कि तुम रिफ्लेक्ट करो और अपने अस्तित्व के रहस्य को महसूस करो। अब थोड़ा और गहरा सोचो। जब तुम अपने दिमाग के विचार ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें लगता है तुम अपने थॉट से परे हो। तुम्हारी चेतना ऑब्जर्वर बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हारी चेतना ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को कौन ऑब्जर्व कर रहा है? क्या एक और गहरी परत है, या ऑब्जर्वर ही अपना खुद का इल्यूजन बनाता है ताकि वह अपने आप को रियल महसूस कर सके? एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारी चेतना एक महासागर है और तुम्हारी व्यक्तिगत पहचान उस महासागर के अंदर एक लहर। तुम्हें लगता है तुम अलग हो, एक स्वतंत्र वेव, लेकिन असल में तुम कभी भी महासागर से अलग नहीं थे। तुम बस अस्थायी रूप से एक आकार लेकर उठे हो और एक दिन वापस घुल जाओगे। लेकिन महासागर कभी खत्म नहीं होता। इस सोच के साथ एक अजीब सी शांति तुम्हारे अंदर उतरती है। तुम महसूस करते हो कि शायद तुम्हारी चेतना तुम्हारे भौतिक अस्तित्व से परे भी है। शायद तुम एक लहर हो जो अपने स्रोत को भूल गई है और हर दिन अपने महासागर से वापस जुड़ने का इंतजार कर रही है। और जैसे तुम इस चिंतन में डूबते हो, एक और सवाल उठता है। अगर चेतना ही सबसे बड़ी रहस्य है, तो क्या हम जो दुनिया देख रहे हैं वह भी एक भ्रम हो सकती है? शायद हकीकत खुद एक सावधानी से बुना हुआ सपना है जो सिर्फ तुम्हारी चेतना बना रही है। और इस विचार के साथ हम सहजता से आगे बढ़ते हैं अगले और अंतिम खंड की ओर। द ड्रीम ऑफ रियलिटी, हकीकत का सपना। जरा अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से पूछो, जो दुनिया तुम देख रहे हो, जो जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे है, जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या यह सब वाकई सचमुच है, या फिर यह सिर्फ एक सपना है, एक भ्रम जिसमें तुम सोच रहे हो कि तुम जाग रहे हो? यही है हकीकत का सपना, द ड्रीम ऑफ रियलिटी। हम सबको लगता है कि हमारी हकीकत मजबूत है, मापी जा सकती है, भरोसेमंद है। हम कहते हैं, मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, मैं ये आवाज सुन रहा हूं, मैं अपना हाथ महसूस कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम थोड़ा और गहराई से सोचो तो तुम समझोगे कि तुम्हारी सारी निश्चितता सिर्फ तुम्हारे इंद्रियों, सेंसेस पर निर्भर करती है। और तुम्हारी इंद्रियां कभी भी पूर्ण सत्य नहीं देती, वे बस तुम्हारे दिमाग को वास्तविकता का एक संस्करण देती हैं। तुम्हारी आंखें सिर्फ एक निश्चित स्पेक्ट्रम के रंग देख सकती हैं। तुम्हारे कान सिर्फ एक सीमित सीमा की आवाजें सुन सकते हैं। मतलब तुम्हारी दुनिया एक फिल्टर्ड वर्जन है जिसमें वास्तविकता का बड़ा हिस्सा तुमसे छिपा हुआ है। फिर भी तुम उस छोटी सी खिड़की को अपना पूरा सच मान लेते हो। अब थोड़ा और इमेजिन करो। रात को जब तुम सपना देखते हो तो तुम्हें लगता है सब असली है। तुम भाग रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम डर रहे हो, और तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि सब सच है। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम रियलाइज करते हो कि वह तो सिर्फ एक सपना था। लेकिन अब सवाल यह है, क्या गारंटी है कि जो अभी तुम्हें असली लग रहा है वह कल एक और जागने पर सिर्फ एक सपना ना निकले? दार्शनिक इस विचार को कहते हैं सपना तर्क। डिकार्ट, एक फ्रेंच दार्शनिक, ने कहा था कि हो सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक एलैबोरेट सपना हो। तुम्हें लगता है तुम जाग रहे हो, लेकिन तुम शायद अभी भी सपने में हो। और सबसे अस्थिर करने वाली बात यह है कि तुम्हें कभी साबित ही नहीं हो पाएगा कि तुम असली दुनिया में हो या सपने में। थोड़ा ठहरो और चिंतन करो। अभी जो तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे शरीर का वजन, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी कल्पना, क्या यह सब वाकई सबूत है कि तुम जाग रहे हो, या यह भी तुम्हारी चेतना का एक और इल्यूजन है? विज्ञान भी एक अजीब मोड़ देता है। क्वांटम भौतिकी कहती है कि पदार्थ अपने आप में मजबूत नहीं होता। हर चीज माइक्रोस्कोपिक स्तर पर कंपन और प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स का संयोजन है। मतलब जो कुर्सी पर तुम बैठे हो वह असल में खाली जगह से ज्यादा कुछ नहीं।
तुम्हारा दिमाग उसे ठोस महसूस कराता है, लेकिन हकीकत में वह ठोस नहीं है। इस दृष्टिकोण से देखो तो लगता है जैसे पूरी वास्तविकता एक नाजुक सपना ही हो। एक और बेचैन करने वाली एनालॉजी लो। इमेजिन करो तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सिमुलेशन हो। तुम्हारी हर याद, हर भावना, हर सफलता और हर हार्ट ब्रेक सब एक केयरफुली डिजाइंड प्रोग्राम का हिस्सा हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास फ्री विल है, लेकिन असल में तुम एक प्री कोडेड स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारी हकीकत और सपने में क्या अंतर रह जाता है? बस कंसिस्टेंसी का। सपने छोटे होते हैं और इनकंसिस्टेंट लगते हैं, लेकिन अगर कोई सिमुलेशन इतनी कंसिस्टेंट हो कि तुम्हें कभी शक ही ना आए, तो क्या तुम उसे सच कहोगे या सपना? एक छोटी कहानी सुनो। एक इंसान को बार बार एक ही सपना आता था। उसके सपने में वह एक शहर में रहता, दोस्त बनाता, काम करता और अपनी जिंदगी जीता। एक दिन उसका सपना इतना लंबा हो गया कि उसे लगा वह उस शहर में सालों से रह रहा है। लेकिन जब वह जागा तो उसने रियलाइज किया कि वह तो सिर्फ कुछ घंटे सोया था, लेकिन उसके इमोशंस, उसकी दोस्ती की यादें, उसके स्ट्रगल्स सब असली लग रहे थे। तो क्या वे यादें अनरियल थीं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सपने में हुईं, या उनका भी अपना एक सच था? इस कहानी से एक और विचार उठता है। शायद सच और सपना का अंतर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हम समझते हैं। शायद दोनों एक कंटिन्यूअम हैं और हम बस उन्हें कैटेगरीज देते हैं ताकि अपनी सैनिटी बनाए रख सकें। लेकिन असल में तुम्हारा हर अनुभव एक सपना ही है, चाहे वह जागृत अवस्था में हो या नींद की अवस्था में। जरा ठहरो और अपने आसपास की चीजें देखो। तुम्हारे कमरे की दीवारें, तुम्हारा फोन, तुम्हारा बिस्तर। क्या तुम 100% सुनिश्चित हो कि यह सब वही है जैसा तुम्हें लगता है? या तुम्हारा दिमाग एक सेंसरी इल्यूशन बना रहा है, जैसे एक होलोग्राम? और अगर एक दिन तुम जाग जाओ और रियलाइज करो कि यह दुनिया एक और परत थी, तो तुम कैसा महसूस करोगे? यह सोच थोड़ी अस्थिर करती है, लेकिन एक अजीब सी शांति भी देती है, क्योंकि अगर दुनिया एक सपना है तो तुम्हारी जिंदगी की कठिनाइयां भी एक सपना है। तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी असुरक्षाएं, तुम्हारे दुख सब एक अस्थायी भ्रम हैं जो एक दिन घुल जाएंगे। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा प्यार भी एक सपना है, लेकिन वे तुम्हें उस वक्त असली लगते हैं। मतलब तुम्हारा हर पल कीमती है, चाहे वह सपना हो या हकीकत। और फिर एक और विरोधाभास उठता है। अगर हकीकत एक सपना है तो सपने का सपना देखने वाला कौन है? क्या तुम्हारी चेतना खुद अपना यूनिवर्स सपना देख रही है, या कोई और महान माइंड तुम्हारी हकीकत को सपना देख रहा है और तुम बस उस सपने का एक पात्र हो? मैं तुम्हें एक और एनालॉजी देता हूं। इमेजिन करो एक थिएटर जहां एक नाटक चल रहा है। तुम उस नाटक के पात्र हो, संवाद बोल रहे हो, भावनाएं दिखा रहे हो और कहानी जी रहे हो। तुम्हें लगता है सब असली है, लेकिन कहानी खत्म होते ही पर्दा गिर जाता है। दर्शक ताली बजाते हैं, तुम्हारा रोल खत्म हो जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि तुम्हारा अस्तित्व, असतित्व अनरियल था? नहीं, तुम्हारा अस्तित्व एक और स्तर पर जारी रहता है। वैसे ही शायद तुम्हारी दुनिया भी एक मंच है और एक दिन पर्दा गिर जाएगा। तुम रियलाइज करोगे कि तुम एक और जागृत अवस्था में हो। इस चिंतन के साथ एक गहरी शांति तुम्हारे अंदर उतरती है। तुम समझने लगते हो कि चाहे यह दुनिया सपना हो या हकीकत, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सच है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा डर, ये सब तुम्हारे लिए असली है, चाहे उनका मूल कुछ भी हो। और यही तुम्हारी यात्रा की असली सुंदरता है। और जैसे हम इस वीडियो के अंतिम पलों में आते हैं, एक गहरा सुकून तुम्हें घेरता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे सवाल शायद कभी अंतिम उत्तर न पाए, लेकिन उन सवालों को पूछना ही तुम्हें जीवित महसूस कराता है। शायद जिंदगी एक असली सपना है, एक विरोधाभास, जहां तुम एक साथ जाग भी रहे हो और सपना भी देख रहे हो। अब अपनी सांस को धीरे करो। महसूस करो कि तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो रहा है और इस शांति को अपने अंदर उतरने दो। तुम्हारी हकीकत चाहे जो भी हो, तुम इस सफर का हिस्सा हो और वही तुम्हारा सच है।